हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? नहीं भी है तो हम कर देंगे। स्वागत है आपका तारों की दुनिया में। हम हैं 5 स्टार्स। क्योंकि पहले के वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, इसलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम मंजीत, मैं जागृति, वसीला, फजीला। तो अब आपका इंतजार खत्म होता है। अब हम आपको अपने 5th मेंबर से मिलाने जा रहे हैं, हमारा 5वां सितारा। हेलो गाइस, मेरा नाम मरियम है। मैं नाइजीरिया से हूँ and I am the 5th member. Yeah, she is from Nigeria and she only speaks English. So she is our special star. पांचवा सितारा। तो दोस्तों, मजे तो होते रहेंगे, लेकिन थोड़ी पढ़ाई की भी बातें कर लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। आईपीसी जो है वो चेंज हो गया है बीएनएस में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी चेंज हो गया है बीएनएसएस में, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट को चेंज कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो मैं आपको बताऊंगी इस नए न्यू क्रिमिनल लॉज को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव होगा जेंडर न्यूट्रलिटी। तो पहले के जो लॉज थे वो बिल्कुल भी जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ करते थे। उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस थे, ऐसे क्राइम्स थे जो कि सिर्फ एक लड़का ही कमिट कर सकता था या फिर सिर्फ एक लड़की के ऊपर ही कमिट किया जा सकता था। लेकिन ये जो नए वाले लॉज आए हैं, इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी को लाने की काफ़ी कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेयरिंग, जो कि लीगल भाषा में वॉयरिज्म कहते हैं, वो पहले सिर्फ एक लड़का एक लड़की के ऊपर कमिट कर सकता था, लेकिन अब दोनों, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ये क्राइम कमिट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ परपेट्रेटर, जो कि क्राइम करने वाला होता है, उसकी नज़र से जेंडर न्यूट्रल हुए हैं, लेकिन क्राइम होने विक्टिम के साथ जेंडर न्यूट्रल नहीं हुए। तो सारे लड़कों ज़रा बच के रहना, हमारे पास पूरा हक है तुम लोगों को घूरने का। नया जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का। आईपीसी को फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ 1834 के रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनाया गया था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के अंडर बना था बाय थॉमस बैबिंगटन। लेकिन इन जो पुराने वाले जो क्रिमिनल लॉज थे, इनको लाने के पीछे का जो मेन मोटिव था वो था इंडियंस को सप्रेस करना, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और यहाँ के रेवोल्यूशनरीज को रोकना। इंग्लैंड का खुद का तो कोई अपना क्रिमिनल कोड है नहीं, लेकिन वो इंडिया में क्रिमिनल कोड बना के चले गए, जिसे कि हम आज़ादी के बाद भी फॉलो करते आ रहे थे। तो इसीलिए हमें अपने खुद के लॉज बनाने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा सोसाइटल चेंजेस। तो बेस्ड ऑन द सोसाइटी का टाइप एंड देयर माइंडसेट, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कहीं पर लीगल होते हैं और कहीं पर इलीगल, जैसे कि सरोगेसी, अबॉर्शन। ये इंडिया में तो लीगल है, लेकिन चाइना में इलीगल है। वैसे ही इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेसिव चेंजेस आने की वजह से यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी, अडल्ट्री और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट चेक, इंडिया में अटेम्प्ट टू सुसाइड क्राइम है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए में अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट सुसाइड करना चाहे तो वो किसी डॉक्टर के प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन से वो कर सकता है, एंड दिस इज लीगल अंडर द डेथ बाय डिग्निटी एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आज के ज़माने का दूसरा नाम है इंटरनेट का जालिम ज़माना। और कितना जालिम, ये तो आप जेन जी और जेन अल्फा के पेरेंट्स से जाके पूछिए। सालों पहले कोई सोच नहीं सकता था ना कि साइबर क्राइम जैसा भी कोई क्राइम हो सकता है, लेकिन इसीलिए उन लोगों ने इसके ऊपर कोई लॉज भी नहीं बनाए थे। जो नए वाले लॉज आए हैं उसमें साइबर क्राइम और हेट क्राइम जैसे प्रोविजंस को भी ऐड किया गया है। पहले के जो लॉज थे वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पे फोकस करते थे, लेकिन जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो न्याय दिलाने पे, जस्टिस दिलाने पे फोकस करते हैं। इसीलिए इंडिया में पहली बार कम्युनिटी सर्विस पेटी क्राइम्स के लिए ऐड किया गया है। पुराने जो लॉज थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड और अनक्लियर थे, काफ़ी डेफिनेशंस भी बहुत वेग थी, जैसे कि ग्रॉस नेग्लिजेंस, ऑब्सीनिटी और रैश ड्राइविंग जैसी चीज़ें ढंग से डिफाइन नहीं थी। लेकिन ये जो नए वाले लॉज आए हैं ये बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड हैं। अब आपको मंजीत बताएगा ये नए वाले लॉज में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। अब हम बात करते हैं मेजर चेंजेस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ।
द फर्स्ट इज मॉब लिंचिंग इंट्रोड्यूस एज अ सेपरेट ऑफेंस। जानेंगे मॉब लिंचिंग होता क्या है। बेसिकली एक समुदाय के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की साजिश, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को सिर्फ उसके कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर उसे मार पीट कर हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। सेकंड, न्यू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर लॉ। लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जैसे स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम आते हैं, उन सभी के लिए अब एक कानून, सामान्य कानूनों के द्वारा उसे डिफाइन किया गया है। और टेरर लॉ का बात करें तो जो सिर्फ एक यूएपीए बॉडी होती है जो उसे डील करती है, लेकिन अब उसे भी सामान्य कानूनों की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड थर्ड इज सेक्स वेयर डिसीटफुल विल बी पेनलाइज्ड। लाइक झूठे प्रॉमिस करके शादी के लिए और झूठे प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन के लिए करके शारीरिक संबंध बनाना, अब इसे भी पेनलाइज्ड किया गया है। ऐसा नहीं था कि ये पहले के लॉ में नहीं थे, लेकिन इस बार के लॉ में इसे ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और इसमें न्यूनतम पनिशमेंट 10 साल की गई है। पॉइंट इज पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 to 90 डेज। जहां पहले पुलिस कस्टडी 15 दिनों की होती थी, अब उसे बढ़ा करके 90 दिनों की कर गई है। लेकिन हमारे लीगल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ऐसा करने से हमारा कस्टडियल टॉर्चर बढ़ सकता है। एंड फिफ्थ इज फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस। नए कानून में स्पीडी जस्टिस का बात करता है। जो चार्जशीट पहले 90 दिनों में फ्रेम की जाती थी उसे अब 60 दिनों में फ्रेम की जाएगी और 45 दिनों के अंदर जजमेंट ट्रायल होना चाहिए। अब बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। नए कानून के अंतर्गत कम्युनिटी सर्विस जैसे प्रोविजंस भी दिए गए हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पेटी ऑफेंसेस के लिए सजा देना। लाइक जो भी छोटी मोटी चोरियां होती है उनके लिए अब कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान है, जैसे कि सड़क साफ कराना, पब्लिक टॉयलेट क्लीनिंग इत्यादि। 7th पॉइंट इज FIR कैन बी फाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन। हर पुलिस स्टेशन का अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है, लेकिन नए कानून के अंतर्गत इस ज्यूरिडिक्शन की बाध्यता को समाप्त करने की बात की गई है। 0 FIR। लाइक आप किसी भी शहर के रहने वाले हैं, किसी भी शहर में आपके साथ घटना हुई है, आप दूसरे शहर में जाकर भी FIR दर्ज करा सकते हैं। यह उस पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 दिनों के अंदर उस फाइल को उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं देश के सबसे विवादित लॉ सेडिशन लॉ की। सेडिशन लॉ को एक नए कानून में रिप्लेस किया गया है जो बात करता है सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। जो कोई देश हित के लिए हानिकारक है उस पर यह लॉ अप्लाई होंगे। पहले बात किया जाता था सेडिशन में सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ होने पर यह अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट को रिप्लेस करके स्टेट कर दिया गया। अब कोई स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकता। ट्रायल इज एब्सेंशिया इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे नए कानून में। इसका मतलब यह है कि अनुपस्थिति में परीक्षण और मुकदमा चलाना। पहले ये सिर्फ यूएपीए के केसों में किया जाता था, जैसे टेरर अटैक्स में, लेकिन अब ये किसी भी केस के लिए पॉसिबल है करना। इसे करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे देश में बहुत लोगों ने घोटाले कर करके दूसरे देश में चले जाते थे और जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक हम उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन अब हमें बहुत आसान है, तो इसलिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग हो जाओ सावधान। अब हम देखेंगे इस नए कानून में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कोई भी नई चीज़ आती है तो इट हैज़ सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। एक्चुअली हमारे परसेप्शन पे बेस है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड फॉर अस। सो हम उसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो हमारा पहले वाला क्रिमिनल लॉ था उसका नाम था IPC, इंडियन पीनल कोड। अगर हम पीनल वर्ड का हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है दंड। पहले दंड देने पे ज़्यादा फोकस किया गया था, अब वो चेंज होके हो गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। अब न्याय देने पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि दंड देने पे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि नहीं ऐड थे, अब ऐड हो गए। हमें उनकी नीड अब हो गई है, पहले उतनी नहीं थी। जैसे कि ई-एविडेंस, साइबर क्राइम, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय डिसाइडफुल मीन्स और फॉल प्रॉमिस टू मैरी, गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर एज ऑफ 18, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड स्नैचिंग। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो कि पहले नहीं थे, अब ऐड हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात अब ये हुई है कि पिटी ऑफेंस के लिए इंडिया में फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पहले नहीं किया गया था। तो ये बेस्ट पार्ट है। और हम सब ने ये फ्रेज तो ज़रूर सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, डिजिटल समन एक्सेट्रा। तो इन सब की वजह से हमारा जस्टिस प्रोसेस और फास्ट और इफिशिएंट हो सकता है। सो दीज न्यू लॉ आर द गेम चेंजर फॉर द जस्टिस इन इंडिया एंड दीज चेंजेस आर गोइंग टू मेक द रियल डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ इंडियंस। थैंक यू। कहा जा रहा है सिडिशन हटा दिया गया है, बट सिडिशन को हटाया नहीं गया, ये वर्ड सिडिशन हटा दिया गया है, बट उससे काफ़ी सिमिलर प्रोविजन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।
जो कि सेक्शन 152 में दिया गया है, और इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई है जैसे कि सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो पहले कोई भी अगर ये क्राइम कमिट करता था तो वो बस गवर्नमेंट के खिलाफ होता था, बट अगर अब ये कोई क्राइम कमिट करेगा तो वो पूरे नेशन के खिलाफ होगा। उसके बाद इसका एक और लूप होल ये है कि पुलिस कस्टडी पहले सिर्फ 15 दिनों की होती थी, अब वो 90 डेज का कर दिया गया है। तो जो कस्टडियल टॉर्चर है वो बढ़ सकता है। इसमें जो इंसान को कस्टडी में रखा गया है उसे टॉर्चर करके उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है जो कि फॉल्स भी हो सकती है। उसके बाद कम्युनिटी सर्विस के बारे में कहा गया है कि कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मानती हूँ कि कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है, बट कम्युनिटी सर्विसेज से अक्यूज्ड का तो फ़ायदा हो गया, बट विक्टिम का क्या? विक्टिम को क्या न्याय मिलेगा? उसको क्या रिलीफ दिया जाएगा? उसे तो उसके साथ नुकसान जो हुआ उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस कम्युनिटी सर्विस से। और ये कम्युनिटी सर्विस जो है ये बहुत ज़्यादा वेगली डिफाइंड है। ये तो मैंने आपके साथ कुछ ही इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में शायद मुझे भी नहीं पता है। अब ये हमें आगे पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं, कितने नुकसान होते हैं। Well, to summarize everything, the objective of the new criminal laws are, the first one is gender neutrality. We have the second one is the British colonialism, and then we have the societal changes, and then we have the technological advancement, and then also we have the justice to replace punishment, and the last one is the unclear laws to be more clear and organized. So moving on to the changes which came with the new laws. The first one is mob lynching is now a separate offense. The second one is organized crime and the terror laws. The third one is sex via deceit will be penalized. And the fourth point is police custody extended from 15 days to 90 days. And the fifth point here is focus on speedy justice. And the last point here is the sedition is scrapped. So these new laws has so many advantages and disadvantages. So and then it will only be clear in the future if whether it is good or bad for the Indian society. Thank you very much.